नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये एचपी बोर्ड क्लास 8 का मैथ का मॉडल टेस्ट पेपर है। आपको पता है एचपी बोर्ड ने मॉडल टेस्ट पेपर जारी कर दिए 2024-25 के लिए। उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा जिनके एग्ज़ाम 10 दिसंबर से विंटर स्कूलों के और बाकी समर स्कूल के भी आगे है, समर स्कूल के मार्च में। तो उनके लिए भी यही रहेगा मॉडल टेस्ट पेपर। इसी तरह का पैटर्न आएगा और इससे बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। तो आप साइट पर जाकर भी इसको देख सकते हो, इसको भी और बाकी सब्जेक्ट के मॉडल टेस्ट पेपर को भी। तो 100 मार्क्स का रहेगा पेपर। इसके करेंगे हम क्वेश्चन। देखिए, पहला पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन ए, मतलब इसमें ऐसा मान सकते हैं आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 20 पार्ट है, एमसीक्यू 20 एमसीक्यू है। देखिए स्टार्ट करते हैं। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, वह परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम ना हो। व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल आपको पता होगा क्या होता है। देखिए, मान लो ये नंबर है 3 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3। 1/3 यानी 1/3 इसका रेसिप्रोकल का व्युत्क्रम होगा। क्यों? व्युत्क्रम वो चीज होती है जिनसे मल्टीप्लाई करके 1 आए। 3 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, क्या गुणा करूं जो मेरा 1 आए, तो क्या गुणा करना पड़ेगा 1/3। ठीक है, तो देखो 4 का क्या होगा 1/4 होगा इसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम। तो अब यहाँ बोला है कि ऐसा नंबर है कोई जिसका व्युत्क्रम ना हो, तो वो ऐसा नंबर होता है 0। 0 का क्यों नहीं होता? जैसे ये ना 0 का आप व्युत्क्रम कैसे ऐसे लेना पड़ेगा आपको अगर लेना है। जैसे ये उल्टा किया ना मैंने, देखो जैसे ये किया 1/3, तो ये क्या करना पड़ेगा आपको 1/0 ऐसे करना पड़ेगा। 1/0 ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप कैलकुलेटर में भी करोगे ना किसी चीज़ को 0 से डिवाइड, तो आंसर नहीं आएगा, एरर शो करेगा, क्योंकि ये डिवाइड हुआ नहीं आज तक, ना ही होगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड किया नहीं जा सकता, इसलिए 0 का रेसिप्रोकल हो नहीं सकता, ऐसा लिख नहीं सकते हम। ठीक है, तो ऐसा नंबर है 0। नेक्स्ट है, किसी बहुभुज के कोणों का योग होता है। जो बहुभुज होती है उसके एक्सटर्नल एंगल्स का यानी पॉलीगन का योग यानी सम कितना होता है 4। तो आप देख सकते हो बहुभुज के कोणों का योग कितना होगा, एक्सटर्नल एंगल का पूछा है, ऊपर ना लिखा नहीं उन्होंने बाह्य कोण, यहाँ लिखा है देखो एक्सटर्नल एंगल, तो इसका मतलब कि बाह्य कोण का योग। आपको पता है कोई भी बहुभुज हो इसके बाह्य कोण का जो सम होगा वो कितना होगा 360, ये आपको पता होगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक पासे को उछालने पर कितने संभावित परिणाम आ सकते हैं। एक पासा है, उसमें कितने नंबर होते लिखे हो, 6 नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी, 6। तो 6 चांस, मतलब 6 नंबर के आने के चांस है, 6 परिणाम आने के चांसेस है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। पासा जो आप लूडो वगैरह भी खेलते हो, अब तो चलो मोबाइल पे खेलते हैं, पहले खेलते थे। ठीक है, नेक्स्ट है 144 का वर्गमूल क्या है। तो इसमें द स्क्वायर रूट ऑफ 144, तो 144 देख लो आप कि किसका, इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी 144 का स्क्वायर रूट वो ही होगा जो जिसका स्क्वायर 144 होता है। किसका होता है 12 का होता है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगा, ऐसे ऐसे 18 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 3 ऐसे लिख सकते हो आप इनको। ठीक है, दो दो को बनते ना, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो 12 इसका है, मतलब 12 का स्क्वायर है 144। ठीक है, इसका वर्ग है ना ये, तो 144 का उल्टा वर्गमूल स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा वापस। जैसे 4 का स्क्वायर है 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 4, ऐसा होता है इसमें। इसका हो जाएगा 12 फोर्थ का। फिफ्थ है जीएसटी किस प्रकार का कर है, व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज जीएसटी। अब जीएसटी ऐसा क्वेश्चन वैसे आना चाहिए था आपको, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपका, एसएसटी का क्वेश्चन हो सकता है
लेकिन मैथ में देखो जीएसटी जो है, जीएसटी में आपको बता दूं ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो आप कोई भी सामान खरीदते हो ना, आप टॉफी खरीदते हो, खाने की चीज़ खरीदते हो, कुछ भी जो मर्जी चीज़ खरीदो आप, उसमें जीएसटी लगता है। ठीक है, तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स का मतलब होता है जिसको आप डायरेक्ट नहीं देते सरकार को। तो आप जो खरीदते हो सामान वो डायरेक्ट थोड़ी जाता है सरकार को थोड़ी देते हैं आप तो कंपनी को जाता है वो जो आप सामान खरीदते हो, उसका पैसा कंपनी देती है वो सरकार को इस जीएसटी में। ठीक है, बाकी डायरेक्ट टैक्स होता है वो जो इनकम टैक्स होता है। जैसे मान लो किसी की इनकम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कमाई है साल की, तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ये हो गया इनडायरेक्ट, जो आप खुद नहीं देते। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है -3 के स्क्वायर का मान है, द वैल्यू ऑफ -3 स्क्वायर इज, तो इसका हो जाएगा, देखो आप देख लो इसको, -3 का स्क्वायर है जैसे, तो -3 के स्क्वायर का मतलब है -3 मल्टीप्लाई -3 दो बार है, गुणा दो बार है मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, हुआ नहीं, 3 3 जा 9। माइनस को माइनस से गुणा करो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाता है प्लस, तो प्लस का 9 आप इसको लिख सकते हो, 9 यहाँ पे देखो दिया हुआ प्लस का। ठीक है, तो सिक्स्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सेवंथ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आपको फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिखा है आपने, क्या आ जाएगा, इन्होंने तो फैक्टर लिखा है, फॉर्मूला ये देखो क्या आ जाएगा इसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक संख्या को स्वयं से ही 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है। नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम आर नोन एज, इसका क्या हो जाएगा, देखो आपको पता होगा इसका घन हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, घन, देखो किसी आप जब क्यूब निकालते हो, घन निकालते हो, जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ 3 की पावर 3, या ये लिख लो आप 4 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ 4 इंटू 4 इंटू 4, तो इसको क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं इसको, घन निकाला आपने 4 का, यानी क्यूब निकाला आपने। ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 4, अगर ऐसा होता वर्ग होता बोला हुआ, यानी स्क्वायर होता बोला तो 2 हुआ था पावर, तो 4 इंटू 4, तो घन बोला तो कितनी बार करते, 3 बार, स्क्वायर में वर्ग में 2 बार करते मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 का बोला है, तो क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, क्यूब रूट नहीं, क्यूब रूट तो उल्टा होना इसका। ठीक है, तो क्यूब आएगा इसका, क्यूब रूट तो रिवर्स में आता है, जैसे स्क्वायर रूट आया ना वो 144 से 12 में, वैसे जैसे 5 का क्यूब है 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार किया 5। ठीक है, उसका क्यूब रूट आ जाएगा वापस 5, समझ गए आप बात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसी का फर्स्ट का 9 है, पूर्ण संख्या जोड़ने और गुणन करने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है। What number is obtained by adding and multiplying whole number। अब होल नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5, बहुत सारे, इससे आगे बहुत सारे नंबर होते हैं। देखो तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से होती है। अगर आप इसमें एक पूर्ण संख्या और जोड़ दे तो क्या आएगा आपके, कोई पूर्ण संख्या ही आएगी ना। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये माइनस में चले जाए, नहीं जाएंगे ना माइनस, माइनस में तो तब जाएंगे अगर आप इसमें क्या करो, कोई इसमें मान लो अगर माइनस कर दो इनको, तब जा सकता है माइनस में। ठीक है, जब माइनस में नहीं जा रहा तो ये क्या रही, पूर्ण संख्या रहेगी। देखो मान लो कोई 0 1 2 3 4 5, आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी 2 नंबर ले लो, उनको प्लस करोगे तो वो 0 से नीचे माइनस में नहीं जाएंगे ना, वो आगे जाएंगे। ठीक है, 0 से ऊपर ही रहेंगे, या 0 आएगा या 0 से ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, और गुणा करने पर अगर आप किसी 2 होल नंबर को गुणा करो तब भी होल नंबर ही आएगा, वो ऐसे नहीं आ सकता वो कि इंटीजर हो जाए, वो नेगेटिव इंटीजर हो जाए, माइनस में जाए, नहीं जा सकता ना, जब माइनस में है नहीं नंबर तो कैसे जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, होल नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यानी ये हो जाएगा पूर्ण संख्या ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को डैश करते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर, इसका हो जाएगा बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ईच अदर।
समद्विभाजित। तो आपने पैरेललोग्राम देखा होगा, ऐसा होता है पैरेललोग्राम। ये इसके ये होता है डायगोनल, मतलब क्या विकर्ण बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है, देखो ये ना इसका डायगोनल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डायगोनल, इसको देखो आप, मतलब विकर्ण। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जितना यहाँ से यहाँ तक है ना, उतना यहाँ से यहाँ तक हो, जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ये यहाँ से यहाँ तक। मतलब बाइसेक्ट का मतलब कि दोनों इक्वल इक्वल, ठीक है, समद्विभाजित। देखो नाम से पता लग रहा, ठीक है। तो बाइसेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज, ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये आपने बहुत यूज किया होगा। वृत्त का सर्कल का निकालना हो आपने, क्षेत्रफल निकालना हो एरिया, तो क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन है। देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर। जो क्यूब आपने उठाया होता है ना घन, ठीक है, तो उसका आयतन क्या होता है? आयतन कैसे निकालते हैं? आयतन का फॉर्मूला आपने याद रखना है, क्यूब का फॉर्मूला होता है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा याद, ए क्यूब, ठीक है। मतलब ये ऐसे बोल लो कि 3 बार कर दिया मैंने साइड को मल्टीप्लाई, ए इंटू ए, ठीक है। तो कितनी यहाँ पे साइड दी हुई? 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 16, 16 4 कितना हुआ? 64। तो 64 आ जाएगा। देखो एक बात ध्यान देना, एक 64 सेंटीमीटर क्यूब भी दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने ध्यान देना, जो आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है, उसकी यूनिट क्या होती है लास्ट में? सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, मतलब 3 होगा ऊपर लगा हुआ, कुछ भी हो सकता, ठीक है, पर क्यूब होगा लगा हुआ, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी हो सकता। जो एरिया होता है क्षेत्रफल, उसमें स्क्वायर होता है लगा हुआ लास्ट में, ठीक है। तो आयतन पूछा तो क्या आएगा? 64 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, -5x + 3x स्क्वायर -4x क्यूब में x क्यूब का गुणांक क्या है? गुणांक होगा, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन -5x + 3x स्क्वायर -4x क्यूब इज, इसमें x क्यूब का मेरे को क्या निकालना है? गुणांक। गुणांक क्या होता है बेटा? कोएफिशिएंट। देखो जैसे ये ना 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है? गुणा। x स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पे? 3, तो ये गुणा ही तो हो रहा है, मल्टीप्लाई तो हो रहा है, ठीक है, कोई साइन नहीं की, तो मल्टीप्लाई हो रहा है ये। तो क्या हुआ इसका? x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 3, पर यहाँ पे पूछा है x क्यूब का, तो x क्यूब देखना है आपने, इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, -4 हो रहा है, देखो -4, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? -4 हो जाएगा इसका गुणांक या कोएफिशिएंट। किसी का पूछा होता है, x का पूछा होता तो -5 आना था, ठीक है, x स्क्वायर का पूछा था तो +3 आना था, कुछ भी उसका पूछा। अगर हो ना किसी के साथ, मतलब सिंपल हो ऐसा, x ये होता मान लो x क्यूब, इसके साथ ये 4 होता नहीं, ऐसे ही होता, तो क्या आना था? कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 मान सकता, तो -1 आना, पर यहाँ पे -4 है, तो क्या आ जाएगा? -4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 50 पैसे का 5 रुपये में अनुपात है। अब 50 पैसे का आप 5 रुपये के साथ अनुपात निकालिए। तो अनुपात निकालने के लिए ऐसे करना पड़ता है कि दोनों को सेम रेशो में चेंज करना, सॉरी सेम क्या बोलते हैं इनको, जैसे ये है ना, जैसे 50 पैसे और ये है 5 रुपीज़, तो दोनों या पैसे ही बनाने पड़ेंगे या दोनों रुपीज़ ही बनाने पड़ेंगे। तो दोनों पैसे ही बना दिए मैंने। पैसे में देखो 50 पैसे था ना, तो 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 5 रुपीज़ में कितना हुआ है? 500 पैसे हुआ ना। आप मल्टीप्लाई कर लो 100 को 5 से, ठीक है, 5 से, ठीक है ना। तो देखो इसको करो, 0 से 0 कैंसिल, कट जाती है, ठीक हो, ठीक है। और यहाँ पे 0 है, बचाओ, ये 50 से ऊपर 5 है, तो 5 1 जा 5, 5 10 जा, कितना आ गया? 5 10 जा है ना, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 10, तो क्या आ गया? 1:10, ठीक है, ये आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है, 7a² + 14 एक गुणनखंड है। तो इसके गुणनखंड निकालने के लिए इसे क्या करेंगे? सिंपल, मतलब कॉमन निकालने समय कॉमन निकालना है तो फैक्टर खुद निकलेंगे। इसके फैक्टर बोला ना, देखो ये है जैसे 7a² + 14 है, तो देख लो आप इसमें क्या कॉमन है? 7 है कॉमन, दिख रहा है आपको, साथ में a भी कॉमन है। कॉमन वो होता है जो दोनों में होता है, तो अब ऐसा देखा आपने कि इसमें 7 तो है नहीं 14 में, तो
क्यों नहीं 7 इसमें, देख लो ना आप, 2 इंटू 7 नहीं होता 14, तो हुआ इसमें 7, ठीक है। तो 14 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7। देखो भाई इसमें क्या कॉमन हुआ, 7 तो है ही कॉमन, देखो ये रही है, और क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 ए है, यहाँ पे 1 ए है, तो 1 ए कॉमन हो गया, तो अंदर कितना बचा, 1 ए बच गया ना। और यहाँ पे क्या बच गया, जब ये 7 ही कॉमन आ गया और साथ में ए भी है देखो, तो यहाँ पे क्या बचा, ये 2 ही बचा ना 2 ही, तो ए प्लस 2, तो क्या आ गया इसके 7a मल्टीप्लाई ब्रैकेट a प्लस 2, तो ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है, वही स्क्वायर वाला। तो पूर्ण वर्ग वो नहीं होगा, जैसे आपको पता है ना, जैसे ये नंबर है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग यानी स्क्वायर 9, 4 का 16 और 5 का 25। आप इन नंबर को देख सकते हो, ये किसी न किसी नंबर के स्क्वायर है। ए किसका है खुद का, 4 किसका है 2 का, 5 और ये 9 किसका है 3 का, 16 किसका है 4 का। तो देखो ये नंबर क्या हुए सारे, और भी होंगे आगे, जैसे 6 का 36 है, ये नंबर क्या हुए सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुए, ठीक है। अब जो इनके बीच आ रहे हैं नंबर, जो किसी के स्क्वायर नहीं है, देखो 2 आया कहीं बीच में, 3 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, नहीं आया ना, तो इसका मतलब है कि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी वो वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये क्या पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो देख लो आप इसमें से, इसमें 125 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। 325 भी नहीं है इसमें, 325 भी देख लो आप कैसे पता चलता है, देखो आप ऐसे तो नहीं लिखोगे सबको, 125 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, देखो 125 के लग जाएगा, पता है कि नहीं, 5 लास्ट में तो किस जाएगा 5 से, गुणनखंड निकालना नहीं, देखो 5 2 जा 10, 2 बचता है तो 25 से बना, 5 5 जा, अब देखो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखो वर्ग जब हमारे को हम इसे निकालते ना, क्या बोलते हैं इनको, वर्गमूल निकालते हैं, यानी स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो 2 2 के बनते हैं। तो देखो ये तो बन गए, ये बच गया ना, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही बच जाएंगे, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये 15 का स्क्वायर है, ये आप इसको करोगे ना ऐसे गुणनखंड निकालोगे ऐसे, तो 15 आ जाएगा, ये है, इसका पता नहीं, ये देखना पड़ेगा होगा कि नहीं, मुश्किल लग रहा है मेरे को, पर इसमें ये तो कंफर्म है कि नहीं है। इन्होंने एक क्यों आंसर इसमें दिया होगा, इन्होंने तो ये तो 2 तो निकल ही गए, ठीक है। नहीं पूछा ना तो आप इनमें से किसी में भी लगा सकते हो, क्योंकि दोनों ही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, 12x और 36 का सार्व गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर ऑफ 12x एंड 36। तो इन दोनों को मेरे को कॉमन फैक्टर निकालना है, तो देख लो आप, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 12x है और 36 है, तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। देखो जैसे ये ना, चलो इसमें ना सारे नंबर नहीं आते, प्रॉब्लम ये है, आप ऐसा करो, ये देखो कि 12 किसके पहाड़े में आता है, किसके टेबल में आता है, वो उसके फैक्टर हुए 1 2 3 4 6 और 12 खुद हुआ, देखो इन सब के पहाड़े में आता है, 2 6 जा 3 4 जा 4 3 जा 6 2 जा 12 बन, ठीक है। 36 किसके आया, देखो 1 2 18 2 जा होता, ठीक है, 12 3 जा होता तो 3 भी आ गया, 4 भी आ जाएगा, 4 9 जा 6 6 जा 9 4 जा 3 12 जा हुआ था, तो 12 3 जा भी होगा, तो 12 आ गया, ठीक है। फिर 18 आ गया, 36 खुद है, तो आप देख लो इसमें कॉमन क्या हुआ, कॉमन इसमें देखो बहुत सारे कॉमन है ना, बहुत सारे कॉमन इसमें, यहाँ पे लिखे देखो, तो हम हाईएस्ट लेंगे, देखो क्या हो जाएगा कॉमन, ऐसे लेंगे हम इनको,
ठीक है, हाईएस्ट लेंगे तो हाईएस्ट क्या है, कॉमन 12। वैसे कॉमन तो सारे हैं ना, देखो इसके 1 2 3 4 6, 6 भी कॉमन है। तो इन्होंने ऑप्शन तो कई दिए यहाँ पे, तो हम कौन सा लेंगे, 12 लेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर ऑफ 12x एंड 36। उम्मीद है आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट है, बहुत सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो वो छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमारे को। तो इसको बेटा, इसके लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा 256 का। घनमूल मतलब क्यूब रूट, इसमें 3 के बनाने पड़ेंगे। देखो जैसे ये ना 256, तो देखो 2 1 जा 2 आ, 2 2 जा 4, 1 बचा 16 बना, 2 8 16। देखो फिर और जाएगा 2 से, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब देखो 2 1 जा 2 और 1 बचा 12 बना, 2 6 जा 12। अब 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखो 256 के कितने बने, देखो क्यूब रूट निकाला ना मैं, देखो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने आए ये देखो, 3 के बनते ना इसमें। देखो ये बच गया, और लिख लो 2 इंटू 6 आ गए, और ये बच गए 2। देखो ये तो बन गए पेयर, लेकिन ये नहीं बन पाए। तो ये कब बनेगा, ये देखो आप इसमें कितने 2 की कमी है, एक 2 की कमी है ना 3 का पेयर बनाने के लिए। तो एक 2 अगर आप इसमें क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें वो 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो 256 पे मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो यानी पूर्ण घन बन जाए, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 256 में इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं नंबर ने, 64, देखो 32 आ गया, 16 8 4। यहाँ पे इन्होंने वो, यहाँ पे देखो क्या मल्टीप्लाई हुआ था, इसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ था, इन्होंने ये ऑप्शन दिया यहाँ पे। देखो 3 है, 5 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था ऑप्शन, तो ये इन्होंने गलत दिया है। ठीक है, तो फाइनल पेपर में आपको 2 आएगा ऑप्शन अगर ये क्वेश्चन आया। ठीक है, तो इसका 2 होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19। 0.000 ये लिखा है और लास्ट में 85 को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ा, ओके चेंज करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज में भी है, उम्मीद है आपने सीखे होंगे। ठीक है, तो देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए डेसिमल है वो हो जाएगा शिफ्ट यहाँ पे 8 और 5 के बीच में। 8 और 5 के बीच में डेसिमल शिफ्ट हुआ, तो आप इसको डेसिमल के बाद डिजिट गिननी पड़ेगी। देखो 8.5 तो मैंने लिख लिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो डेसिमल के बाद ना तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, सॉरी 11 1 12, ये 12 8 8 भी है। ठीक है, तो देखो ऐसे आ जाएगा ना, देखो 3 हुआ ना, ये 3 6 3 9, देखो 3 3 6 3 9 3 12, यहाँ को हुआ डेसिमल शिफ्ट दशमलव। ठीक है, तो 10 की पावर कितना आना 12, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी तरीका है। ठीक है, डेसिमल अगर यहाँ पे आपने शिफ्ट नहीं करना तो आप यहाँ को भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो नंबर इसके बाद है नहीं कोई नहीं, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हो आप 0, ऐसे नहीं भी लगा। देखो तो अब कितने नंबर हुआ यहाँ से, एक, तब कितने हो जाएगा, अब 13 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, और 12 भी लिख सकते हो अगर आपने डेसिमल 8 और 5 के बीच में लगाना है, तब 12 होगा। अब कितना होगा 13 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी पूर्ण घन है। पूर्ण घन तो जो मेरे को पता है, देखो 125 का
देख लो आप 125 तो है, पूर्ण घन है, देखो सॉरी 5 लास्ट में तो 5 ही जाएगा। 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा, ठीक है 25 है, 5 5 जा, 5 1 जा, घन की बात हो रही है तो 3 का बनेगा, ठीक है। तो आया ना 5, तो 125 जो है वो परफेक्ट क्यूब है। अब इन्होंने ऐसा भी उसका किया हुआ कि बाकी भी हो दिए हुए परफेक्ट क्यूब, क्योंकि दे तो रहे गलत आंसर भी, तो ये तो है ही है, ठीक है। बाकी आप चेक कर सकते हो है कि नहीं, तो ये यहाँ पे परफेक्ट क्यूब है, तो बाकी तो फिर नहीं होंगे, पर आपने चेक कर लेना है। अब ये क्वेश्चन खत्म होते हैं फर्स्ट के 20 पार्ट, अब सेकंड के 10 पार्ट इनको जल्दी जल्दी करते हैं। सेक्शन बी ये शुरू होता है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ एन इक्वेशन इज t अपॉन 5 इज इक्वल टू 12 देन द वैल्यू ऑफ t इज, देखो इक्वेशन है दी हुई t अपॉन 5 इज इक्वल टू 12, तो देखो तो वैल्यू कितनी होती है, ये आपको इक्वेशन है, देखो तो बेटा ये यहाँ को हो जाता है मल्टीप्लाई, अगर इसके नीचे होता ना कोई नंबर मान लो होता, तो ये वो यहाँ को हो जाना था, ठीक है कुछ नहीं है, तो ये यहाँ को हो गया, तो क्या हो गया t इज इक्वल टू 12 इंटू 5, कितना आ गया 12 पंजे 60, 12 5 60, तो कितनी आ गई यहाँ पे वैल्यू t की 60। अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड इज नोन एज, 3 भुजाओं वाली समबहुभुज को क्या कहते हैं। देखो 3 भुजा, एक तो क्या बोला है रेगुलर बोला है, रेगुलर का मतलब होता है बेटा किसी चीज में रेगुलर लग गया ना, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर रेगुलर ट्राइंगल बोल सकते हैं, पर उसको इक्विलेटर ट्राइंगल बोलते हैं, मतलब रेगुलर हेप्टागन हेक्सागन जो बोला आपने, जैसे रेगुलर पेंटागन बोला, अगर बोला पेंटागन यानी पंचभुज, तो पंचभुज या पेंटागन का मतलब है कि 5 साइड है उसमें, वो कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है 5 साइड, पंचभुजी हुई वो, ठीक है अगर 5 साइड है। अगर रेगुलर बोला तो उसकी साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हर कोई बड़ी है कोई छोटी है, साइड है 5 ही है, बराबर होनी चाहिए। अगर रेगुलर बोला है यानी अगर सम बोला है, सम पंचभुज बोला है, ठीक है, तो सम बहुभुज बोला है इन्होंने, सारी ये बहुभुज या पॉलीगन होती है जिसकी 3 या 3 से ज्यादा साइड हो, ठीक है। ट्राइंगल भी पॉलीगन है यानी बहुभुज, स्क्वायर पेंटागन हेप्टागन सब ये पॉलीगन में आते हैं यानी बहुभुज में आते हैं। उन्होंने क्या बोला है 3 साइडों वाली बहुभुज यानी 3 साइडों वाली पॉलीगन क्या हुई, ट्राइंगल ही हुई, ठीक है। ट्राइंगल भी कौन सी हुई, सारी ट्राइंगलों की थोड़ी होती, तीनों साइड बराबर, रेगुलर वर्ड यूज किया ना, ठीक है यानी सम, तो कौन सी आएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल बोलते हैं उसको, ठीक है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हो, समबाहु त्रिभुज आप हिंदी में लिख सकते हो। ठीक है नेक्स्ट है, ये है 1331 का क्यूब रूट, देखो क्यूब रूट ही निकालना है, अभी क्यूब रूट ही बोला है, जैसे ये है यानी ये क्या बोलते हैं इसको घनमूल, ठीक है 3 3 के बन गए इसमें भी, तो देख लो इसमें 31 लास्ट में, सॉरी एक लास्ट में, तो किससे जाएगा है? आप डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज कर सकते हो, तो देखना पड़ेगा आपको, 3 से तो जाएगा नहीं है क्योंकि इनको सम करके आ नहीं रहा है, 18 है ना, ठीक है, तो बाकी 7 से देखना पड़ेगा, 2 4 6 इनसे तो वैसे में जाएगा, 7 से देखना पड़ेगा, 7 1 7 6 बचता है, 7 से में जाएगा, ठीक है, फिर 9, फिर 11 से चेक करना पड़ेगा, ठीक है 11 से देखते हैं, ये 11 से में जा रहा है, नहीं 11 से चला जाएगा, ठीक है 11 11 1 जा 11, 2 बचता है 23 बना, तो 11 2 जा 22, 22 से 23 तक एक बचा, तो कितना बना दोबारा 11 बन गया, ठीक है 11 1 जा, तो ये देखो 121 है, देख लो आप 11 1 जा 11, 12 क्या ना भाग डिवाइड किया, ठीक है तो 11 1 जा, तो एक बचा 11 बन गया, 11 1 जा 11, तो 11 1 जा 11 बन गया, देखो तो क्या हुआ, कितना हुआ इसका 11 हुआ, तो 11 लिख देना आपने। नेक्स्ट है 3 की पावर 2
3 की पावर 5, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 7। आपको पता है जब बेस सेम हो और पावर बेस सेम हो और पावर और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, जमा हो जाती है। ठीक है, हो जाती है, 5 जमा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7, 3 की पावर 7 यानी 3 की घात 7 आ जाएगा। जब घाते देखो जब आधार सेम हो तो घाते क्या हो जाती है, जमा, तो वही लगा इसमें रूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 इसका, द डिस्काउंट गिवन इन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज कॉल्ड। जो मार्केट प्राइस पे जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, देखो उसको रिडक्शन बोला जाता है। ठीक है, फॉर्मूला नहीं पूछा है, ठीक है, सीधा बोला क्या जाता है, जो हम डिस्काउंट देते हैं। मान लो कोई चीज 100 की थी, दुकानदार उसको 80 की बेचने लग गया, उसको रिडक्शन किया उसने। ठीक है, रिडक्शन मतलब छूट बोल सकते हो आप इसको हिंदी में। ठीक है, छूट या रिडक्शन। अब 121 है, इसका क्या बोला है, देखो 2 लगा ना यहाँ पे, ऊपर 3 था तो घनमूल था यानी क्यूब रूट था, अब 2 लगा है तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो देख लो आप 121 किससे जाता है, 11 से जाता है, 11 11 होता है 121, 11 इंटू 11, 11 बन जा 11, इसमें 2 के बनते तो बना देखो, तो क्या आएगा इसका 11 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द अमाउंट ऑफ रीजन स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड, इट्स क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन। आपने इसको एरिया नहीं करना है, क्षेत्रफल नहीं करना है। ठीक है, कोई चीज है जितना जितना उसके अंदर, मान लो जैसे बॉटल है, जितना अंदर जितना उसने स्पेस ऑक्युपाई किया है, मतलब जितना उसके अंदर स्पेस है तो वही क्या है उसका, उतना ही उसमें पानी भी आएगा, उतना ज्यादा, तो वो तो वॉल्यूम होता है। ठीक है, आयतन, ये क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। नेक्स्ट है x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ सीधा था, तो इसका क्या समझाना, ये आपने याद किया होगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये मिसिंग था ना, ए प्लस बी आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, ए गुना बी। नेक्स्ट है हल कीजिए, तो ये यहाँ पे एक्स से लिखा हुआ, यहाँ पे 75 है, ये 20 है, 60, तो आप इनमें रिलेशन देखो, ये 20 है, ये 60, क्या रिलेशन बना, 20 था ना, तो ये क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 3 हुआ है ना, देखो मल्टीप्लाई तब बना है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए 25, 25 3 होता है 75, जैसे 23 जब आना 60, तो 25 3 जा कितना बनेगा 75, तो 25 आ जाएगा यहाँ पे एक्स की जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो x का मान डैश है। इफ एन इक्वेशन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इज देन द वैल्यू ऑफ x इज, जैसे ये है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस, तो यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो x आप एक साइड कर दीजिए, 2x माइनस एक्स, ये x में इस साइड लिया तो किसका हो गया, माइनस का। दूसरी साइड क्या होगा, ये 2 था ना, यहाँ से माइनस 3 ले गया आप, तो क्या बन गया प्लस का 3, 2x माइनस एक्स कितना हुआ, x हो गया। ठीक है, और 2 जमा 3 कितना हुआ 5, 1x हुआ ना, तो 1x 1 की तो वैल्यू नहीं होती ऐसे, तो कितनी है x की वैल्यू 5। ठीक है, तो सेक्शन बी भी हमारा कंप्लीट होता है, इसके 10 क्वेश्चन भी, तो 30 तो आपको एमसीक्यू हो गए। उसके बाद अब क्वेश्चन हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होगा, इसमें 2-2 मार्क्स के सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होंगे, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, कोई डाउट है आपका तो आपने ज़रूर पूछना है। ठीक है, थैंक यू।